नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ ऋतिक सुमन। कर्नाटक के धर्मस्थल में बीते कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ वो हमने आप तक बताया है। धर्मस्थल, नाम तो धर्मस्थल है, लेकिन वहां पर कुछ ऐसे कांड हुए हैं जो लगातार लोगों को हैरत में डाल रहे हैं और इस पूरे घटनाक्रम में आए दिन रोज नए खुलासे हो रहे हैं, रोज नए अपडेट सामने आ रहे हैं। जमीन के अंदर एक नहीं कई कब्रें। 6वें साइट पे जब खुदाई हुई तो कंकाल मिला। लोगों को लगा कि इसके बाद भी जितने साइट पे खुदाई चलेगी कुछ ना कुछ मिलेगा ही, कुछ ना कुछ अवशेष मिलेंगे। 7वें साइट पर कुछ नहीं मिला, निराशा हाथ लगी। अब बात जो है वो फाइनल नतीजे पर आ पहुंची है। अब महज एक साइट ऐसा जिसकी खुदाई होनी बाकी है। सबको यही लग रहा है कि इसकी खुदाई में कुछ तो मिलेगा और इतना बड़ा मिलेगा कि इस पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। पूरा मामला इस वक्त कोर्ट में है, न्यायालय में है। कोर्ट इस पे लुकिंग फॉरवर्ड कर रहा है, लेकिन इस पूरे मामले में क्या अपडेट है, क्या अब तक कार्रवाई हुई और कुछ नए खुलासे क्या हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरुण कुमार जुड़ गए हैं। वरुण जी, कर्नाटक के धर्मस्थल का यह पूरा मामला जो हमने अभी दर्शकों को बताया है, इस पे रोज नए खुलासे हो रहे हैं। हालिया अपडेट क्या है? देखिए, जैसा आप अगर मेरे शो को फॉलो कर रहे होंगे, ये जो हमारा अपराध लोक नाम से ये प्लेलिस्ट है, अगर आप इसे फॉलो कर रहे होंगे तो पिछले दिनों में हमने 5-6 एपिसोड लगातार धर्मस्थल को लेकर बनाए हैं और हमने ये कोशिश की है कि आप लोगों तक ताज़ा तरीन सही जानकारी पहुंच जाए। आज भी हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं इस केस से जुड़ी हुई जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं और कुछ ऐसी बातें जो बहुत चौंकाने वाली बातें हैं। देखिए, अब ऋतिक, वहाँ पर केवल एक 13 नंबर साइट है जो बची हुई है, जहाँ पर बताया गया है कि ज़्यादा मात्रा में जुड़े हुए दफनाए हुए हो सकते हैं, कंकाल वहाँ पर निकल सकते हैं। 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि वहाँ पर इस वक्त बारिश की स्थिति है, कीचड़ की स्थिति है। वहाँ पर जो वहाँ खुदाई हो रही है, खुदाई बहुत ज़्यादा संभव नहीं है। वो नदी का इलाका है, नेत्रावती नदी वहाँ नज़दीक से बहती है, तो वो पूरा इलाका नदी का इलाका है। नदी, बारिश हो रही है जैसा मैंने बताया, तो नदी में उफान की स्थिति है, वो भी एक बात है। तो अब एक ख़ास तरीके की मशीन वहाँ मंगाई गई है जिसके लिए अच्छा खासा पैसा सरकार को, पुलिस को, SIT को खर्च करना पड़ेगा और उस मशीन के ज़रिए ही अब वहाँ ये पता चल सकेगा कि यहाँ खुदाई की जाए या नहीं की जाए। उस तकनीक को बोलते हैं GPR तकनीक, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार। तो होता क्या है, ये जो रडार होता है ये काम इस तरीके से करता है कि धरती पर कुछ तरंगे डाली जाती हैं और वो तरंगे धरती के भीतर तक जाती हैं और जाके वो एक रिपोर्ट तैयार करती हैं, एक इमेज तैयार करती हैं और वो ये बताती हैं कि यहाँ क्या कुछ हो सकता है। तो ऐसा माना जा रहा है कि GPR की ज़रिए हमें ये पता चल सकता है कि यहाँ पर लाशें हैं, कंकाल हैं या फिर नहीं हैं। एक जो बड़ी खबर है वो ये है। दूसरी बड़ी खबर ये है यहाँ पर कि जो 2 नए इस मामले में गवाह हैं वो सामने आए हैं और उन्होंने दोनों ने इस बात को कहा है कि एक व्यक्ति ने तो कहा कि मैंने, जिसने ये कहा था, मैं वो भी अभी दर्शकों को बता दूंगा, जिस व्यक्ति ने कहा था कि मैंने खुद यहाँ पर दफन किए शव। एक व्यक्ति ऐसा अब आया है जिसने कहा मैंने इसको दफन करते हुए देखा। और एक दूसरा व्यक्ति जो सामने आया है, उस व्यक्ति ने इस बात को कहा है कि हाँ, मुझे पता है कि इसने दफन किया। तो ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो नई पता चली हैं। ये पता चला है कि यहाँ पर जो खुदाई है, खुदाई जो हुई, खुदाई के बाद जो स्थितियाँ बनी हैं वो बहुत अजीब हो गई हैं। एक तो वहाँ स्थिति ये बनी कि जो यूट्यूबर इस पूरे मामले की कवरेज कर रहे थे, उनकी पिटाई हो गई, उनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। दूसरी जो बात है, ये पूरा जो मामला है, ये पूरे इलाके में इसने बहुत ज़्यादा तूल पकड़ लिया है। मैं कहूँ कर्नाटक में हर चाय की दुकान पे, हर पान की दुकान पे, हर नाई की दुकान पे केवल एक ही चर्चा हो रही है और वो ये कि आखिर धर्मस्थल की सच्चाई क्या है। क्या वहाँ वाकई जो लाशें थी उनको दफनाया गया था या जो व्यक्ति है जिसने ये दावा किया है वो झूठ बोल रहा है। अब सवाल ये, क्या वो झूठ बोल रहा है और अगर उसने झूठ बोला तो उसे क्या मिलेगा? मैं थोड़ा उस पर आता हूँ। अभी मैं इस मामले की तह में जाने के लिए रिसर्च कर रहा था, पढ़ रहा था, कुछ जो वहाँ की स्थानीय वेबसाइट्स हैं उनको देख रहा था, जो अखबार में जो कुछ रिपोर्ट्स छपी हैं उनको हम पढ़ रहे थे। तो कुछ चीज़ें पता चलती हैं। एक बात उसमें से ये बात पता चलती है कि ये जो शख्स है
ये शख्स 1998 से लेकर 2014 तक ये यहाँ पर काम करता था। एक दिन ये एक वकील के पास पहुँचता है और वकील के पास पहुँच के बोलता है कि मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको, एक मामला दर्ज कराना चाहता हूँ। उसने कहा मामला दर्ज कराना है तो पुलिस के पास जाओ, मेरे पास क्यों आए हो? उसने कहा कि नहीं आप पहले मेरी बात सुन लो। मैं 1998 से लेके और 2014 तक मैं धर्मस्थल के लिए काम करता था। मेरे जो सुपरवाइज़र थे वो मुझे कुछ लाशों के लिए कहते थे कि वहाँ दफन कर दो, तो मैं जाके वहाँ दफन कर देता था। और मैंने तकरीबन 100 से ज़्यादा जो लाशें हैं वो मैंने इधर उधर दफन की हैं। 2014 में एक ऐसा वक्त आया कि मैंने अपनी रिश्तेदार लड़की की एक लाश देखी, और ये जो लाशें मैं दफन करता था मुझे ऐसी आशंका है कि उनके साथ दुष्कर्म किया गया था, रेप किया गया था, उनका उत्पीड़न किया गया था। और उसके बाद में मैं डर गया, वो सब पूरी परिस्थितियां देख के मैं राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में चला गया। और अब मैं वापस लौटा हूँ 2025 में, और अब मैं ये चाहता हूँ कि ये मामला दर्ज किया जाए, क्योंकि मेरी जो अंतरात्मा है वो गवाही नहीं दे रही। मैं बहुत परेशान हूँ और ये पूरा मामला जो है आप इसे दर्ज कराने में मेरी मदद करो। उसने कहा तुम पुलिस के पास क्यों नहीं गए, मेरे पास क्यों आए? उसने कहा अगर मैं पुलिस के पास जाऊँगा तो आपको क्या लगता है मैं ज़िंदा बच पाऊँगा? ये मामला इतना बड़ा है, इसमें जो हाई प्रोफाइल लोग शामिल हैं, ये उस तरीके की चीज़ें हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अगर मैं किसी को भी ये बात बताऊंगा तो मैं सही सलामत रह पाऊंगा। मैं अपना अंजाम जानता हूं। इसके बाद में होता यह है कि जो वकील हैं, वो जो वकील है वो कुछ और वकीलों से बातचीत करते हैं, और उसके बाद में कोर्ट में बयान होते हैं, 164 के तहत ये बयान किए जाते हैं, और उसके बाद ये मामला दर्ज हो जाता है। मामले की जो गूंज है वो बहुत ज़्यादा सुनाई देती है। इसके लिए एक एसआईटी बन जाती है। एसआईटी की जो जिम्मेदारी है वो तमाम वरिष्ठ आईपीएस अफसरों को दे दी जाती है, और इसके बाद जो खुदाई है वो चालू हो जाती है। ये 29 तारीख से जो खुदाई है 29 जुलाई से वो चालू हो जाती है। आज 11 अगस्त में हम बैठे हैं, खुदाई लगातार चल रही है। 29, 30, 31 3 दिन वो और 11 दिन ये, तकरीबन तो करीब 14-15 दिन हो गए हैं, और खुदाई लगातार वहाँ पर हो रही है। 13 साइटों की पहचान की गई थी जिनकी खुदाई की जानी थी। अब ये होता यह है इसमें कि साइट नंबर 6 पे कुछ अवशेष मिलते हैं, पता चलता है 100 से ज़्यादा ये फ्रेगमेंट हैं बोन्स के, ये पता चल जाता है। और एफएसएल की जो टीम है वो उसको ले जाती है फॉरेंसिक रिसर्च के लिए लैब में। अब वहाँ पर उनकी रिसर्च होगी, ये देखा जाएगा कि भाई ये हड्डी इंसान की हड्डी है, जानवर की हड्डी है, एक बात। दूसरी बात ये भी देखी जाएगी कि ये एक ही शख्स की हड्डी है या इसमें कई लोगों की हड्डियाँ हैं। ये भी देखा जाएगा कि डीएनए जो हैं उनके संरक्षित किए जाएंगे, और फिर डीएनए मिलान किया जाएगा कि भाई अगर ये है तो ये किसके डीएनए से मेल खाता है, ये लोग कौन थे जिनको यहाँ दफना दिया गया था। एक इसमें बात ये सामने आती है कि जब ये पूरा मामला खुल रहा था तो ये जो शख्स है जिसने गवाही दी थी, ये रोज़ाना काला नकाब पहन के, काले कपड़े पहन के, आपने देखा होगा अक्सर मीडिया में कि वो रोज़ वहाँ पर पहुँचता है, देखता है, बताता है कि यहाँ खुदाई करनी है, यहाँ खुदाई करनी है, 13 नंबर है, ये 12 नंबर है, ये 11 नंबर है, ये 10 नंबर है। अब 11 नंबर पर कुछ मिलता है। 11A उस साइट को बोला गया जहां पर 2 रीढ़ की हड्डी मिलती हैं, और एक जो है तकरीबन पूरा कंकाल जैसा एक बरामद होता है। वहां पर एक खोपड़ी मिलती है, जबड़ा मिलता है, ये सब चीज़ें वहां पर मिलती हैं। लेकिन अब भी वो जो मास बरियल की बात है कि 100 से ज़्यादा शव दबाए गए, ऐसा कुछ अभी तक नहीं मिल पाता है। अब 13 नंबर जो साइट है वहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब ये एक बड़ा सवाल है। अब यहाँ पर एक बात ये भी पता चलती है कि एक वो शख्स जिसने शिकायतकर्ता को शव ढोते देखा, एक तो वो व्यक्ति सामने आया है और उसने कहा है भाई मैंने इसको देखा था लाशों को ढोते हुए, और दूसरा ये जो व्यक्ति है क्या कहते हैं, एसआईटी की जो पूरी टीम है, इसको पुलिस स्टेशन का भी दर्जा मिल चुका है और ये स्वतंत्र रूप से एफआईआर भी दर्ज कर पा रही है। तो ये वो एफआईआर उस व्यक्ति की दर्ज करेगी और इस जो दूसरा व्यक्ति है इसको भी इस मामले में गवाह बनाया जाएगा। एक बात ये भी पता चलती है कि ये जो लोग थे जिनको मारा गया था, जिनकी लाशें दबाई गई थी, ये जो लाशें हैं इनके साथ क्या रेप किया गया था, क्या इनके साथ दुष्कर्म किया गया था, ये भी एक जांच का विषय है। स्पॉट 13 जो है, यहाँ खुदाई में तकनीकी बाधाएं हैं। पहले ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार GPR लाया गया है क्योंकि वहाँ बिजली की लाइन है, सड़क नज़दीक है, तो इसके कारण GPR वहाँ ज़रूरी था। गड्ढा खोदने से पहले ज़मीन में मानव अवशेषों का GPR के थ्रू पता लगाया जाएगा और आज से ये प्रक्रिया चालू हो रही है।
अब 1986 का एक मामला भी सामने आया है। एक पद्मलता 38 साल पहले जो अज्ञात परिस्थितियों में जिनकी डेथ हो गई थी, उनकी बहन है इंद्रावती, उन्होंने एसआईटी से दोबारा जांच की मांग की है। उन्होंने ये कहा कि हमारी बहन को जलाने की बजाय दफना दिया गया। उम्मीद ये है कि अब हमें न्याय मिलेगा, मैं गवाह बनने के लिए तैयार हूँ। एक गवाह वो भी सामने आई हैं। ये केस उस वक्त बंद कर दिया गया और किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। अब फॉरेंसिक जांच और खुदाई की मांग हम लोगों ने उठाई है। तो 38 साल पुराना एक केस और ये सामने आया है। तो ये कई चीज़ें हैं जो लगातार एक के बाद एक सामने आ रही हैं। पूरी जो बातें हैं वो एक के बाद एक पता चल रही हैं। अब यहाँ पर कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल एक तो ये भी पता चलते हैं कि भाई ये जो केस है इसमें कई जो मैं कहूँ कि ताकतवर लोगों का हाथ शामिल हो सकता है। इसमें ये भी हो सकता है कि जो लोग हैं, जो उस पूरे इलाके के गांव के लोग हैं, उन्हें क्या कुछ ऐसा पता है जो अभी तक उन्होंने नहीं बताया है। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो अभी तक छुपी हुई है तो वो चीज़ सामने आनी चाहिए। एक बात यहाँ पर यह भी हमें पता चलती है कि ये जो पूरी की पूरी रिपोर्ट्स हैं वो पूरी रिपोर्ट्स हमें ये बताती हैं कि लगातार जो यहाँ खुदाई हो रही है और ये जो 13 नंबर की जो साइट है जहाँ खुदाई होना बाकी है, अगर ये यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं निकलता है तो गवाह के ऊपर सवाल तो खड़े होंगे ही। और गवाह ने जो शुरू में इस बात को कहा था कि मुझे पता है कि मेरा अंजाम क्या हो सकता है अगर ये बात झूठ निकलती है, तो फिर चूंकि अगर झूठ निकलती है तो कोर्ट का जो वक्त है वो ख़राब हुआ, एसआईटी का वक्त ख़राब हुआ और ये तमाम जो पूरी चीज़ें हैं इसमें पैसा भी लगा, पूरी जनता ने इस चीज़ को देखा, तमाम सवाल धर्मस्थल के ऊपर भी खड़े हुए। तो अगर ये तमाम चीज़ें अगर झूठ निकलती हैं, फेक निकलती हैं, तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि उस व्यक्ति के ऊपर भी कार्रवाई होगी जो कि वो नहीं चाहता होगा। कोई भी व्यक्ति आखिर ऐसा क्यों चाहेगा, तो वो भी यहाँ पर एक बात है। एक बात 1986 में जो हमने बताया कि एक वहाँ पर भी मामला था कि एक लड़की की मौत हुई थी, पद्मलता वाला, वो भी एक मामला है। और एक ये शख्स है जिसने ये बताया है कि मैंने जो एक ने बताया था जैसे मैंने शव को ढोते देखा, एक ने बताया मैंने इसको दफन करते हुए भी देखा। और वहाँ खुदाई हुई है, अभी तक कोई अवशेष वहाँ पर नहीं मिले हैं। तो अब देखना ये होगा कि जो 13 नंबर साइट की खुदाई होगी या जीपीआर के जरिए वहाँ पर क्या कुछ मिलेगा। 2025 का ये जो साल है, क्या ये साल एक ऐसा साल बनेगा कि जब हमें ये पता चलेगा कि आखिर धर्मस्थल में हुआ क्या था, कुछ हुआ भी था या नहीं हुआ था। एक रिपोर्ट जो थी वो ये बताती थी ऋतिक कि गाँव के लोगों ने उस तरीके की बातों को कहा कि यहाँ पर चूंकि जलाने की जगह नहीं थी इसलिए हमने दफनाना बेहतर समझा। खैर, तो लोगों के क्या कुछ सवाल हैं, मैं ज़रूर चाहूँगा कि लोग सवाल अपने पूछें, एक बार बताएं कि उनको क्या लगता है कि आखिर हुआ क्या होगा। क्योंकि जो व्यक्ति, जो शिकायत करता व्यक्ति है, वो किसी ज़माने में वहाँ सफाई का काम करता था और उसने इस बात को इतना पुख्ता तरीके से कहा कि मैं जानता हूँ मैंने क्या किया, मैंने 100 से ज़्यादा लाशों को वहाँ दफन किया, लाशों की संख्या 100 से ज़्यादा हो सकती है। और ये 13 जगह उसने बताई कि इन जगहों पर मैंने लाशों को दफन किया। 2014 में उसकी हिम्मत तब टूटी जब उसने अपनी एक रिश्तेदार लड़की को वहाँ पर दफन किया और ये देखा कि वो उसकी लाश वहाँ पर है। तो उसने अंदेशा जताया कि इन लाशों के साथ दुष्कर्म हुआ था, रेप हुआ था, कुछ गलत काम हुआ था, इनका मर्डर किया गया था, ऐसी चीज़ें उसने दावे में कही हैं। तो अब दोनों ही चीज़ें हैं कि अगर ये दावे सही हैं तो बहुत बड़ा मामला है और अगर ये दावे गलत हैं तो भी बहुत बड़ा मामला है। क्या लगता है, क्या ये धर्मस्थल को बदनाम करने की कोई साजिश है या फिर वाकई उस शख्स के आरोपों में दम है जो वहां एक सफाई कर्मचारी के रूप में काम कर रहा था? बहुत बहुत धन्यवाद वरुण जी, आपने धर्मस्थल को लेकर जो ताज़ा अपडेट दर्शकों तक साझा किए हैं। देखिए, कर्नाटक के धर्मस्थल का ये जो मामला सामने आया है, जो शख्स ने आरोप लगाया है उसने खुद ही कहा है, उसने ये कबूल किया है कि उसने 100 से ज़्यादा शव ज़मीन के अंदर दफनाए। लेकिन अब 13वें नंबर साइट पर जब खुदाई होगी, क्योंकि एक जगह कंकाल तो मिल गया, कुछ अवशेष तो मिल गए, लेकिन 13वें नंबर से सबको उम्मीद है कि अगर वहां पर खुदाई होती है और अगर वाकई में जमीन के अंदर लाशें दफनाई गई थी तो फिर उसके अवशेष क्या 20-25 साल बाद मिलेंगे? ये भी देखने वाली बात होगी। अगर ये पूरा मामला सच है, इस पूरे खबर में दम है, इसमें सच्चाई है, तो फिर ये 2025 में हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा मामला हो सकता है और हो भी जाएगा, क्योंकि यहाँ एक नहीं 100 से ज्यादा शव दफन थे जो एक राज बन गए थे। अब देखना ये होगा आने वाले वक्त में कि क्या इस पूरी खबर पर जब 13 नंबर साइट पर खुदाई होगी तब एसआईटी क्या बताती है, क्या अपडेट देती है, उसके आगे फिर क्या कार्रवाई होती है। बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर के लिए।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।